हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। और बताइए, नमस्ते। इस समय आप लोग घर पे रहिए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आप देख ही रहे क्या हाल है। घर से बाहर निकलना समझ लीजिए खतरा ही है समझ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 112 क्वेश्चन मैंने करा दिए यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर के। आज वो भी भारत के संविधान का। और आज मैं शुरू करना 113 से लगा के 135 तक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 113वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो देखिए अनुच्छेद 3 में आपको क्या बताया गया है। अनुच्छेद 3, तो इसमें पहले आप देख लीजिए कौन कौन अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अनुच्छेद 7 में कहा गया है। तो आपका अनुच्छेद 3 क्या है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का जो है निर्माण, ठीक, राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों का परिवर्तन, ठीक, ये आपका नामों में परिवर्तन, ये आपका अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद आपका 9 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अनुच्छेद 7 जो है, अनुच्छेद 7 में कहा गया कि पाकिस्तान का प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों का के नागरिक का अधिकार, ठीक है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद का गठन। तो आपका यही सही है कि इसमें यही पूछा है कि एक संसद होगी और राष्ट्रपति और दोनों सदनों मिलकर बनेंगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो ये संसद का गठन यानी 79 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। 2 कि 12 कि 15 कि 20। तो आपको पता है कि राज्यसभा नामित करने के लिए आर्टिकल पहले कौन सा लगाता है, तो 80, आर्टिकल 80 1 कह दो, या आर्टिकल 80 भी कभी कभी दे देता है। तो इसमें आपका आर्टिकल 80 के तहत 12 लोगों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या सही?
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, तब बिल्कुल ये बात सही है, अभी ऊपर पढ़ के आप आए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, हाँ बिल्कुल सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम 238 प्लस ये होते हैं प्लस 12 ये होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं, 250 होती हैं। तो 238 ये हुए आपके प्लस 12 जो नोमिनेट करते हैं, तो हो गए कितने, 250। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं आपके, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? निम्न में से मतलब वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है, सॉरी। देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। पहला ये आपको दिया गया है, ठीक है। और फिर दूसरा देखते हैं, पहले दोनों देख लेते हैं तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो हाँ, ये आपका दोनों सही है। आपका ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा का जो है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, ये एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार राज्य विधानसभा उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है आपका, और ये आपका ये भी सही है जो ये कहा गया है। देखिए एक मिनट, ये कहा गया कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य, ये भी सही है, वही लाभ वही वेतन मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, तथा राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अतः विकल्प डी अर्थात दोनों ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति को तो हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, मंत्रिमंडल हो नहीं सकते। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। संविधान के अनुच्छेद 94B के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। चलिए आगे लिखा है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? ठीक है, तो देखिए, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। ठीक है, इसमें कहा गया कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व का एक संसदीय विशेष अधिकार है। तो देखिए, संसद में बोलने की स्वतंत्रता तो बिल्कुल सही है,
ये मतलब भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि का एक संसद विशेषाधिकार है। ठीक है, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ये भी सही है। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 निर्वाचित प्रतिनिधियों के संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित हैं। उसके अनुसार उसके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता, मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो न्यायालय में एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट इत्यादि विशेषाधिकार हैं। ठीक है, चलिए आगे। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? अस्थायी रूप से कौन काम करता है? मतलब दोनों पद जब खाली है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ये हो नहीं सकता। लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति, ये भी नहीं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि मंत्री द्वारा, ये नहीं होता। प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी नहीं। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का मुख्यमंत्री तो करता नहीं है। संघ का विधि मंत्री, ये भी नहीं करता। भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो रक्षा मंत्री होते नहीं हैं। रक्षा मंत्री होते नहीं है। प्रधानमंत्री, ये भी नहीं होते। तीनों सेनाओं में से वरिष्ठ चीफ, ये भी नहीं होते। राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना था? जिसे भारत में राष्ट्रपति, तो इसमें आपका जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो नहीं सकते। डॉक्टर राजशेखर, ये भी नहीं। डॉक्टर शंकर नहीं, ये डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन से राष्ट्रपति थे? 6वें, याद रखिएगा, ये भी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नीलम एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक के मध्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला
अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से अब कोई मतलब इसमें से कोई और नहीं है। ठीक है, इनमें कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले अराजनैतिक राष्ट्रपति का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे मुख्यतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विजन 2020 अब पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? ठीक, प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है, देखते हैं। केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। केंद्र, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही है। संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाट में पानी के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आपका A और B दोनों यहाँ सही है। ये देखिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन UPSI में आए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से 51 के अनुसार केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद, ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाट के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? तो देखिए, ये तो वित्तीय आपात की बात कर रहा है, ये आपका मान लीजिए वो राष्ट्रपति ये आपका हो जाएगा ये आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहाँ 352 के तहत करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, देखते हैं पूरा दिया होगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकेगा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। जब तक भारत में 3 बार अब तक याद रखिएगा, हम गलत पढ़ गए, जब तक नहीं, अब तक भारत के 3 बार, तो कहाँ कहाँ लगा ये विशेष कर ध्यान रखिएगा, पूछता है ये। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन से हैं? 3 बार, अक्टूबर 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, दिसंबर 1971 में भारत और पाक के बाद ये युद्ध, और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये आपको जो बता नहीं पाया मैं, ये आपका
देखिए 352 आपको पता हो गया, ये राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान आया है। अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 जो है आपका मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में, राज्यों में मतलब कि यहाँ राष्ट्रपति शासन इसे बोलते थे, राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, आपका 361 भी है, तो 361 में आपका क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। 361 में राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण है। 361 में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था तो मैं बता नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी दूसरे देश का अधिकार किसके पास है? तो देखिए इसमें आपका प्रधानमंत्री के पास है नहीं, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति है ना, ये देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो होता है प्रमुख होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, प्रमुख होता है, एवं समस्त कार्यपालकीय कार्य उसी के नाम पे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अतः भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, और ऐसा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री, ये भी नहीं सही है, तो ये आपका होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपका, तो देखिए 25 वर्ष लोकसभा के लिए है, यानी प्रधानमंत्री के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है, ठीक है, और 35 वर्ष आप पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाभियोग की विधि जो है अपनाई गई है यूएसए के द्वारा, यूके, यूएसएसआर से, फ्रांस से, तो यूएस से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। ठीक है, व्याख्या हो गई, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष है, 75 वर्ष है, 80 वर्ष है, कोई सीमा नहीं, तो कोई सीमा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो प्रधानमंत्री नहीं बुला सकता, उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो आप जानते हैं 352 है, ठीक, 356 है, 360 है। ये 3 आपातकाल की प्रावधान किया गया है। तो आपको याद है इसमें 3 होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। प्रथम 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, ये देखिए। 356 के तहत आप राष्ट्रपति शासन, जो आपको हमने बताया, जो हमें ध्यान नहीं आ रहा था। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? मतलब कि कितने समय में के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर आपका क्या है, अनुमोदित कर देना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जो शासन है को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद को अनुमोदित कर देना चाहिए? तो वो 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर नहीं, 6 महीने में तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अपना राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है। तब यह 6 माह की होती है। 6 माह की होती है। अतः राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो एक बार, ये ऐसा है नहीं, 2 बार। ये आपका 2 बार जो है अमेरिका में है, 3 बार है नहीं। तो जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। ठीक है, आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए, आज 135 क्वेश्चन तक मैंने, मतलब आपको 25 क्वेश्चन लगभग मैंने कराए हैं और टोटल प्रीवियस ईयर पेपर के 135 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। आप इसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, फिर ऑप्शन के चारों ऑप्शन बताता हूँ, जिसमें नहीं लगता उसमें नहीं बताता हूँ, बाकी सब में बताता हूँ, जो भी लगता है जिसमें। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, घर पे रहिए। और एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम आपको हम UPSI के बताएं अक्टूबर नवंबर, यही डेट है। चाहे जो भी कोई कहे कि सितंबर में होगा, जुलाई में होगा। अगर बहुत लोग तो अपना पैड भेज देंगे, फ्री यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। लेकिन और पैड बैच के चक्कर में वो लोग बताते हैं कि सितंबर में ही पेपर हो जाएगा, अगस्त में ही पेपर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पेपर आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। अगर अक्टूबर नवंबर में पेपर नहीं हुआ तो आप मान लीजिए फिर अगले साल ही पेपर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।